आज की डिस्कशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सिनेमा फाइनेंस। तो अगर आप में से कोई भी है जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है और ये जानना चाहता है कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमाया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आज की इस वीडियो में ना हम ये जानेंगे कि कैसे मूवी की स्टार्टिंग से लेकर उसके पोस्ट रिलीज तक पैसे को मैनेज किया जाता है, और ये जो फिल्म मेकर्स होते हैं ये आखिर पैसा कमाते कैसे हैं। फिल्म बनाते हुए क्या रेवेन्यू आया, कितने चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े, क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिली, ये सब भी आपको आज की इसी वीडियो में पता चलेगा। आज की ये वीडियो 3 हिस्सों में बांटी गई है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटीज। आज की इसी वीडियो में हम थिएटर बिजनेस के बारे में भी समझेंगे कि आखिर थिएटर में चलने वाले जो बिजनेसेस हो रहे हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और हम देखेंगे कि कैसे दो फिल्में जो सिमिलर ग्रॉस करेक्शन करती हैं उनके ऊपर क्या फाइनेंशियल आउटकम्स रहते हैं, वो कैसे कैसे अपने बेसिस, अपनी कमियां, उनको कुछ नॉन रिफंडेबल एडवांसेस होते हैं, वो सब कुछ कैसे मिलता है, ये सब भी पता चलेगा। चलिए प्रोडक्शन से शुरू करते हैं, यानी एक फिल्म जब बनती है वो शुरू कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आता है स्टोरी डेवलपमेंट। हर मूवी जब भी शुरू होती है तो उसके ऊपर ना एक स्टोरी डेवलप की जाती है, जो हर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठ के डिसाइड करते हैं। महीनों की मेहनत होती है उनकी स्क्रिप्टिंग के ऊपर। एक्टर्स फाइनल करते हैं कि कौन कौन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हम लेने वाले हैं, हमारे साइड एक्टर्स कौन रहेंगे, हमारे डांस रूटीन्स में कौन कौन होगा, हमारे कोरियोग्राफर्स कौन होंगे, हमारे कैमरा टीम को कौन मैनेज करने वाला है, सिनेमाटोग्राफर्स कौन होने वाले हैं, डीओपीज कौन होने वाले हैं, ये सब कुछ तय किया जाता है बैठकर। और जब एक बारी एक स्टोरी बोर्ड रेडी हो जाता है उसके बाद स्क्रिप्ट के साथ साथ उसे रिवीजन की जाती है और उसे फिर फाइनलाइज किया जाता है। इस सारे प्रोसेस में राइटर्स और लीगल फीस की कॉस्ट इंक्लूड होती है, जिसमें उस स्क्रिप्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को खरीदा जाता है। अब एक प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है? प्रोड्यूसर हर एक फिल्म को फाइनेंस करता है, यानी जितना भी पैसा फिल्म बनाने के ऊपर लगेगा वो एक प्रोड्यूसर के थ्रू आता है। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। अब यहाँ पर जब वो इन्वेस्ट करने लगे हैं तो हो सकता है कि उनके पास खुद का पैसा हो, या फिर वो किसी से बोरो भी कर सकते हैं, यानी एज अ लोन भी ले सकते हैं बैंक से, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर से या किसी इंडिविजुअल से। और इस इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें मिलता है फिल्म के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही इंक्लूड होते हैं। यानी अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उनके लिए एक रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, और अगर फिल्म सुपर हिट रही या हिट रही, कुछ लिस्ट में आ गई, तो वहां पर उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिलकर ही अपना रिस्क शेयर करता है। यानी अगर कोई भी फाइनेंसेस उनको मैनेज करने हैं तो वो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर उस फाइनेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर करते हैं। फिर सब लोग बैठकर डिसाइड करते हैं प्री सेल्स और राइट्स के बारे में, यानी अगर किसी रिस्क को हमें कम करना है या डिवाइड करना है, ये सब कुछ भी डिसाइड किया जाता है। और ये सब कुछ डिसाइड होता है मूवी की रिलीज से पहले। इसमें इंक्लूड हो सकते हैं सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिकल राइट्स एंड थियोरेटिकल राइट्स। यहाँ पर ये भी डिसाइड होता है कि मूवीज को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो हेल्प करता है मूवी की प्रमोशन में भी और साथ ही साथ उसको बेटर रेवेन्यू कलेक्शन में भी मदद मिलती है। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज होंगे, यानी हमें पैसा किन किन सोर्सेज से मिलने वाला है। अगर मैं मॉडर्न सिनेमा की बात करूं तो उसमें अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लोन हो सकता है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हो सकती हैं, या फिर बैंक्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पर ये देखा जाता है कि अब हमारी फिल्म तो बन गई है, लेकिन अब इस मूवी को हमें ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है, यानी एक मास ऑडियंस में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ये टॉपिक जो है या जिस भी बेसिस पे हमने मूवी बनाई है, ये हम कैसे अपनी ऑडियंस तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्जिबिटर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्हें देखना है कि फिल्म को हमें थिएटर तक कैसे लेकर जाना है, और एग्जिबिटर्स जिनके पास या तो खुद का थिएटर हो सकता है या फिर कोई एक्सेस हो सकता है थिएटर्स तक का, वो लोग परचेज करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को, और अल्टीमेटली उन थिएटर्स में ही मूवी को रिलीज किया जाता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो आउटराइट बेसिस पर काम कर सकते हैं, या फिर एडवांस पेमेंट पर काम कर सकते हैं, या फिर नॉन रिफंडेबल एडवांस टर्म्स पर काम कर सकते हैं। कई बार ना प्रोड्यूसर्स को ना मूवी बनते बनते ये समझ में आने लगता है कि हो सकता है हमारी मूवी जो है वो अच्छी सुपरहिट हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ओन रिलीज स्ट्रैटेजी को यूज करें, और फुल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मूवी की उन्हीं की हो जाती है। और ये सब कुछ वो ध्यान रखते हैं जब वो सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को बाकी रीजन्स में भी। अब मान लेते हैं कि कोई एक रीजनल मूवी है और वहाँ के रीजनल प्रोड्यूसर को पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरी मूवी जो है
वो मेरे रीजन में अच्छी चलने वाली है, और इसके लिए वो ओन रिलीज स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, जहां पर वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को सेल करते हैं बाकी रीजन्स में मूवी को रिलीज करने के लिए। इसके बाद एक एडवांस पेमेंट मॉडल पर भी काम किया जाता है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो एडवांस पेमेंट के चलते काम करते हैं, और ये यूजुअली 10 से 20% होता है पूरी मूवी के बजट का। इसमें क्या होता है, जब मूवी रिलीज हो जाती है तब डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना वो 10-20% जो होता है वो मूवी के टोटल बजट में से काट लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। फिर आता है एक तरीका आउटराइट बेसिस पर काम करने का। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो पूरी फिल्म का आउटराइट खरीद लेते हैं प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर को एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है और उनको आसानी होती है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अपना रिस्क को ऑफलोड करने की। अब एग्जाम्पल, कोई भी मूवी है वो 50 करोड़ के किसी बजट में बनी है, लेकिन जब वो रिलीज हुई उसके बाद उसे प्रॉफिट हो गया कुछ 200 करोड़ का या 250 करोड़ का, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आ जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मिल जाता है। यही सेम चीज रिस्क में भी आती है। अगर मूवी नहीं चलती है किसी भी कारणवश तो डिस्ट्रीब्यूटर को रिस्क फैक्टर भी उठाना पड़ता है। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एक मूवी के रिलीज होने के टाइम पर। अब जैसे कि अगर किसी भी मूवी का जो रिलीज होने वाला टाइम है वो करेक्ट नहीं रहा है, या फिर प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है कि इस टाइम पर ऑडियंसेस ज़्यादा नहीं आएंगे, तो वो सोच समझकर ही मूवी को एक पर्टिकुलर टाइम पर रिलीज करते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू भी उसी पार्ट पर कलेक्ट होता है। अब किसी थिएटर में अगर सही टाइम पर मूवी नहीं लगी है तो एनी हाउ रेवेन्यू इतना नहीं कमा पाएगी, और अगर मूवी जितना जल्दी रेवेन्यू कमाती है उतना ही ज़्यादा शेयर एक प्रोड्यूसर का मिलता है। यानी अगर किसी मूवी ने एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं दूसरी और अगर मैं देखूं किसी और मूवी ने एक महीने में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है प्रोड्यूसर की रेवेन्यू शेयरिंग पर। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि उसमें एक तो प्रॉपर्टी डैमेज के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सिंगल स्क्रीन है तो बहुत मल्टीपल मूवीज जो होंगी वो एक टाइम पर रिलीज नहीं हो पाएंगी, और उनके टिकट्स के जो सेल्स हैं वो भी काफी कम रहते हैं कंपैरेटिवली टू मल्टी स्क्रीन थिएटर्स। चलिए, अगर मैं कुछ फेमस मूवीज की बात करूं, जैसे कल्कि होगी, तो कल्कि की प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो थी 600 करोड़ रुपए, जबकि उसे कलेक्शन जो हुआ था वो 1200 करोड़ का हुआ था। और हम में से बहुत लोगों को ना ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर ये एक्टर्स जो होते हैं चार्ज करते कितना है। तो कल्कि मूवी में प्रभास ने चार्ज किए थे 80 करोड़ रुपए, दीपिका ने किए थे 20 करोड़, अमिताभ बच्चन ने करे 20 करोड़ और कमल हसन ने भी 20 करोड़। 3-2 काफी फेमस मूवी रही थी बॉलीवुड की, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी 120 करोड़ रुपए और उसकी जो कलेक्शन हुई थी वो हुई थी 700 करोड़ रुपए की। इसमें राजकुमार राव ने 6 करोड़ रुपए लिए थे और श्रद्धा कपूर ने 5 करोड़। डंकी की प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ रही थी और उसका कलेक्शन रहा था 470 करोड़, जहां पर शाहरुख खान ने 30 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। पठान मूवी बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल रही थी 240 करोड़ की और उसका कलेक्शन रहा था 1050 करोड़ रुपए का, जहां पर शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और दीपिका ने 15 करोड़। ये जो सिनेमा की दुनिया है ना, इसमें ना बहुत सारा पैसा इंक्लूड होता है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एक रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट साइन होता है सभी प्रोड्यूसर्स के बीच में, और रेवेन्यू को एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाता है। जब स्क्रिप्ट की पहली लाइन लिखी जाती है वहां से लेकर जब मूवी की आखिरी टिकट बिकती है वहां तक का सारा प्रोसेस एक ड्राफ्ट में सेव किया जाता है और हर फाइनेंशियल डिसीजन को हर कदम पे बहुत ही फूक फूक कर लिया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट, सजेशन या मेरे लिए कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।